चलिए ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले तो ये रहेगा कि हमारा जो ये चैप्टर है कुछ लंबा जा रहा है। आज मैं कोशिश करूँगा समराइज करके कंप्लीट कर दूँ। और इस चैप्टर में कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है जो आप लोगों ने पहले ना पढ़ी हो। सॉइल रिसोर्सेज आप पढ़ चुके हैं, वाटर रिसोर्सेज आप पढ़ चुके हैं, इरिगेशन पढ़ चुके हैं, बस उसको एक रिवाइज चल रहा है। और रिवाइज करने के बाद इस पर क्वेश्चन जो होंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग की पूरी चीज़ ये है कि एक बार टच कर लें, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरी आवाज़ सब तक क्लियर है एवरीवन? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम इरिगेशन पे छोड़ा था। अब एक बार मुझे बता दिए इरिगेशन है क्या, व्हाट इज इरिगेशन? It refers to the process of watering of agricultural plants for artificial means. आर्टिफिशियल मीन्स थ्रू द आर्टिफिशियल मेथड के जरिए। तो वो आर्टिफिशियल मेथड कौन से थे जो मैंने बताए थे? हाँ, जैसे जो मेथड थे ना इरिगेशन के, जो मेथड है, वेट अ मिनट, ठीक है ना। देखिए जैसे ये इरिगेशन है, बहुत बेसिक सा है, कुछ नया कुछ नहीं। इरिगेशन के दो मेथड होंगे, एक होगा ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, और एक आपका होगा मॉडर्न मेथड, मॉडर्न टेक्निक। अब जो आपके ट्रेडिशनल वाले हैं, मतलब कि इसमें ट्रेडिशनली हम लोग यूज़ करते चले आ रहे हैं। जैसे वेल होते हैं, वेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुआं। ठीक, एक हो गया ट्यूब वेल हो गया। शायद अगर कोई लोग किसी का गाँव से बिलोंग करते होंगे तो उन्होंने देखा होगा, इवन यहाँ पे भी देख सकते होंगे। ठीक है, कैनाल्स, ठीक है, रिवर्स होती हैं, इसके ज़रिए से भी होता है। अब मॉडर्न मेथड में क्या चीज़ें आ गई हैं? ये जो ट्यूबवेल है बाय डिफॉल्ट, सॉरी इसके लिए, कि ये मॉडर्न में ही आता है बिकॉज ये एक मशीन है। इसी तरीके से आपका मॉडर्न में क्या आता है? ड्रिप है ना, स्प्रिंकल आता है। हाँ, स्प्रिंकल और स्प्रे जनरली बोथ आर सेम, बट थोड़ा सा वो हाई प्रेशर की वजह से इसको अलग से नाम है ना, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। एक होता है फरो, ठीक है, और भी ये सब प्रोसेस होते हैं। मेन टू से ये है, वही उसी को तो फरो बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग को देखना है, एक एक करके सबकी इमेज देखते जाएंगे, उनकी एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्या प्रोस क्या कॉन्स हैं, बहुत बेसिक सा है, उसको जल्दी से करके फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये बात क्लियर है सबको इरिगेशन के बाद? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इरिगेशन की डेफिनेशन, आपको बता चुका हूँ। अब आता है इरिगेशन के नेक्स्ट पॉइंट तक कि एंड सर्च कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वाटर इज गिवन बाय वेल्स। वही सब बातें लिखी हुई हैं, कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखिए मेन पॉइंट जो आपसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ चीज़ें बतानी भी हैं, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है इसमें। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर आप ही लोग दीजिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन, व्हाई वी नीड इरिगेशन, हमें इरिगेशन की जरूरत क्यों है? हाँ, टू एग्जैक्टली। देखिए एक एक कर सकते हैं, बहुत बेसिक सा। 70% जो पॉपुलेशन है वो मेरी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, ये एक फैक्ट है ना, ये बात सबको पता है कि है ना। और इसके बाद जो बाकी बची हुई पॉपुलेशन है वो इंडस्ट्री, और थोड़ी बहुत पॉपुलेशन जो है वो सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड है। ये आप लोगों ने शायद कॉन्सेप्ट पढ़ा भी होगा आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में, सेक्टर ऑफ, हाँ यही चला था ना। तो इसमें एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, एक है इंडस्ट्री, और एक कौन सा है? सर्विस। सबसे कम लोग कहाँ पे एम्प्लॉयड है? हाँ, सबसे कम इंडस्ट्री में सबसे कम है। लेकिन फॉर अ बेटर इकोनॉमी, एक किसी भी देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी वो तब डिपेंड करता है कि हम लोग एक क्रोनोलॉजी फॉलो करें, क्रम को फॉलो करें। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में है, फिर उसके बाद इंडस्ट्री में, फिर उसके बाद सर्विस में, ये जनरली फॉलो किया जाता है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी की एक खास बात यह है कि हम तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में, लेकिन हमने इंडस्ट्री को स्किप करते हुए कहाँ पर हमने स्विच किया? सर्विस में। और इसी की वजह से एक बहुत बड़ा मेजर गैप आया इंडियन इकोनॉमी में। अब इसी इंडियन इकोनॉमी में जो गैप आया था कि इंडस्ट्री में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होने चाहिए थे, तो उसके बाद हम लोग सर्विस पे स्विच करते हैं। इस चीज़ को फिल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आगे ये सब आप लोग पढ़ेंगे, एक मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, नाम सुना है?
मेक इन इंडिया है, ठीक है, इस तरह की एक स्कीम चलाई गई थी। उसका मेन पर्पस ही यही था कि जो इंडस्ट्री, जो सेकेंडरी सेक्टर है, उसमें एम्प्लॉयबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए। तो मैटर इज़ दैट कि हम लोग जो देख रहे थे कि हमारी जो 70% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, और उससे ज़्यादा वो इरिगेशन पे उसकी इंपॉर्टेंस क्यों आ रही है? बिकॉज हमारी जो 70% पॉपुलेशन है उसमें मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो सीजनल रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। सीजनल रेनफॉल, अगर रेनफॉल अच्छी हो गई तो उनकी एग्रीकल्चर अच्छी होगी, रादर देन बहुत सी चीज़ें उनके लिए स्पॉइल हो जाएंगी। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। इस प्रॉब्लम को दूर करने का सिर्फ एक तरीका है, सबको पता है, वो इरिगेशन। बात समझ में आ रही है कि 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो 70% जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है वो मोस्ट ऑफ द लोग हैं वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। ये एक प्रॉब्लम है। और आपको पता है इंडियन रेनफॉल इरेगुलर है, सीजनल है और बड़ी इरेटिक है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? इरिगेशन की ज़रूरत है। तो पहला पॉइंट उसका यही कहता है। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल। जैसा मैंने अभी बताया कि रेनफॉल की सर्टेनिटी है ही नहीं। मॉनसून आता है, सबको पता है मॉनसून मतलब कि विंड आएगी, पानी बरसेगा, लेकिन कभी मॉनसून अच्छा हो जाता है, कभी मॉनसून खराब हो जाता है। अब एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए, इंडिया में मॉनसून अच्छा होगा इसके लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं? नहीं, देखिए, टू बी वेरी कॉन्शियस, सभी चीज़ें बताई जा चुकी हैं, हर एक चीज़ का एक सेगमेंट है। मैं इवेंट पूछ रहा हूँ, जेट स्ट्रीम इज अ फिनोमिना। मैं एक इवेंट पूछ रहा हूँ जिसकी वजह से आपका मॉनसून अच्छा होगा। नहीं, ज़्यादा रेनफॉल होना तो दिखाता है कि मॉनसून अच्छा हुआ है। किसकी वजह से रेनफॉल ज़्यादा होगी? सोच के बताइए, रेनफॉल इंडिया में मॉनसून अच्छा होता है किस वजह से अच्छा होता है? आज थोड़ा सा मैं क्वेश्चन बेस पे चलूंगा, क्वेश्चन आंसर ज़्यादा है। तो विंड में ढेर सारा मॉइस्चर होता ही है। प्रेशर ग्रेडियंट, हाँ ठीक है, और इसके अलावा ये है मेजर रीज़न, लेकिन थोड़ा सा कुछ और इवेंट मैं पूछ रहा हूँ, वो कौन कौन से इवेंट होते हैं जो हमारे मॉनसून को इफेक्टिव और अच्छा बनाते हैं, जिनकी वजह से हमारा मॉनसून अच्छा होता है? एल नीनो, ध्यान रखिएगा, एल नीनो इज नॉट अ करेक्ट आंसर बट पार्शियली इट इज करेक्ट। एल नीनो अगर होगा देन क्या होगा? एल नीनो की वजह से हमारे मॉनसून पे असर पड़ता है। सॉरी, हाँ, वार्म ओशन करंट, ठीक है, वार्म ओशन करंट भी, जैसे किसी ने भी एल नीनो बोला था, एल नीनो का हमारे मॉनसून पे असर पड़ता है, बट एल नीनो जब आता है तो उसकी वजह से हमारे क्या मॉनसून थोड़ा सा डिम पड़ जाता है। डिम पड़ने का मतलब थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो एल नीनो असर तो डालेगा बट इन अ नेगेटिव सेंस। इसी तरह के मैं इवेंट जानना चाह रहा हूँ, वो इवेंट कौन कौन से? जैसे एल नीनो है लेकिन इन अ नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस में ला नीनो है, ला नीनो की वजह से चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और बताइए, और कुछ कहाँ पे प्रेशर अच्छा होना चाहिए, कहाँ पे प्रेशर? La Nino is the reverse condition of El Nino, and El Nino is a condition where the Peruvian cold current convert into the warm current. पेरुवियन पता है ना, पेरुवियन क्यों मैं बोल रहा हूँ? जो आपका साउथ अमेरिका है, सपोज दैट दिस इज योर साउथ अमेरिका, है ना, ऊपर नॉर्थ अमेरिका बना हुआ, ऊपर छोड़िए, तो साउथ अमेरिका का जो ये वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं पेरू, एक कंट्री है। पेरू की कोस्ट पे एक करंट चलती है जिसको हम लोग कोल्ड करंट बोलते हैं, इसी को हम लोग पेरुवियन कोल्ड करंट बोलते हैं। कुछ एटमॉस्फेरिक फिनोमिना, ज्योग्राफिकल फिनोमिना ऐसे होते हैं कि ये जो कोल्ड करंट होती है इट कन्वर्ट्स इनटू द वार्म करंट, एंड ये पूरा सर्कुलेशन पेरू से लेके आपके ऑस्ट्रेलिया पूरे इंडिया तक पूरा सर्कुलेशन चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जहाँ पर पानी बरसता था वहाँ पर सूखा पड़ जाता है, जहाँ पर सूखा पड़ता था वहाँ पर पानी बरस जाता है, उल्टी कंडीशन होती है। मैं सब एक्सप्लेन कर चुका, आई थिंक यू वाज नॉट देयर इन द क्लास। वेल एल नीनो असर डालता है बट इन अ नेगेटिव सेंस, ला नीनो असर डालता है। इसी तरीके से एक चीज़ का बताइए, मेडागास्कर पे किस तरह का प्रेशर होना चाहिए? मेडागास्कर हाई प्रेशर होना चाहिए, तो वही सिचुएशन आ चुकी है। लद्दाख पे क्या होना चाहिए, लो प्रेशर या हाई प्रेशर? लो प्रेशर,
ठीक है। तो ये सब कुछ मेन इवेंट है। अब ये अगर ये चेंज हो गए तो समझिए हमारा मानसून चेंज हो जाएगा, मानसून में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो मीन टू से ये है कि हमारी रेनफॉल बहुत अनसर्टेन है, सर्टेनिटी कुछ नहीं है। उसी अनसर्टेनिटी की वजह से पानी बरस गया तो हमारी एग्रीकल्चर अच्छी हो जाएगी, पानी नहीं बरसा तो एग्रीकल्चर खराब हो जाएगी। अब एग्रीकल्चर खराब हुई तो 70% लोगों की लाइवलीहुड पर असर पड़ जाएगा। तो इन सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें इरिगेशन की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए और इरिगेशन उसको हमको करनी चाहिए। यस सर, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया कोई अंतर होता है? मेक सर, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, हाँ देखिए ये कोई अंतर होता है? डेफिनेटली मेक इन इंडिया की स्कीम का प्रोसेस है और मेड इन इंडिया जब लिखा होता है वो जनरली होता है कि ये प्रोडक्ट इंडिया में बना हुआ है। और मेक इन इंडिया जो है वो जनरली क्या है कि एक स्कीम के नाम से ली गई है कि आओ इंडिया में बनाओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लेकिन सर जब कोई प्रोडक्ट देता है सर तो उसमें लिखा रहता है मेड इन इंडिया, लेकिन सर वो जो कंपनी होती है वो तो कोई दूसरे मतलब देश की होती है। हाँ लेकिन सर नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे एप्पल कंपनी है तो एप्पल कंपनी यहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करती है, वो क्या करती है यहाँ पे सिर्फ चीज़ों को बेच रही है। हाँ ये कि प्लांट उसके लगने वाले हैं। तो जब एप्पल कंपनी अपना एप्पल का फ़ोन इंडिया में बनाने लगेगी तब उसके आगे लिख दिया जाएगा मेड इन इंडिया, कि मेड इन इंडिया में। अब ये मेक इन इंडिया क्या है? मेक इन इंडिया एक स्कीम का नाम है और उसके ज़रिए से बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर को बताया जा रहा था कि भाई आओ और इंडिया में आकर अपने प्रोडक्शन करो, फोकस ऑन दिस, वो सब है ना। इस पर बात करते हैं। देखिए सारी बातें जो हम लोग बोल रहे हैं वही अगले इसके मेन पॉइंट है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज ऑल्सो हमारे लिए नीड होगी कि इरिगेशन पर हम लोग काम करें। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट फ्रीक्वेंट, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ये 5वां पॉइंट। देखिए इस पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग हटा देंगे। फॉर मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन, मीन क्या है? पहला पॉइंट हम लोग का क्या था? हम लोग की पॉपुलेशन अभी कितनी है? नियरली 130 करोड़, नियरली 130 करोड़ है ना। जब देश आज़ाद हुआ तब कितनी पॉपुलेशन थी? बहुत कम थी। अगर इसके कंपेयर करें तो बहुत कम है। अब ये बताइए जब देश आज़ाद हुआ था तब हमारे पास लैंड ज़्यादा थी कि अभी लैंड ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज हमारे अंदर कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी इंक्लूडेड था और बांग्लादेश वाला भी पोर्शन था और भी कई चीज़ें थी। कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारी लैंड में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, ना ही बहुत ज़्यादा हमारे में कमी हुई, लेकिन ये कि जितनी थी उतनी अभी भी अवेलेबल है 1947 के बाद। लेकिन पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ गई है, सबको पता चला है पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ गई है। अब लैंड उतनी ही है जहाँ पर एग्रीकल्चर होना है, हमारा फॉरेस्ट को हमको बढ़ाना है, एग्रीकल्चर की फील्ड हम फॉरेस्ट को काट करके बढ़ा नहीं सकते, तो भाई हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है, उसको फीड कराने के लिए हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन उसका कैसे बढ़ेगा? अब सपोज किसी किसान ने खेती की लेकिन वो टोटली डिपेंडेंट है रेनफॉल पे, अब रेनफॉल नहीं हुई तो उसकी पूरा प्रोडक्शन कम हो जाएगा ना। उसका प्रोडक्शन कम हुआ तो हम अपने लोगों को फीड कैसे करेंगे? इट मीन्स कि अगर हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं हमें अपनी इरिगेशन की फैसिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन को बढ़ाने के दूसरे तरीके हैं जस्ट लाइक फर्टिलाइजर का प्रोसेस, उसमें हम लोग बहुत कैपेबल हैं, उसमें हम आसानी से कैपेबल हैं। इसी तरीके से पेस्टिसाइड, उसमें भी हम कैपेबल हैं। टेक्निक्स में भी हम कहीं ना कहीं कैपेबल हो रहे हैं और हो भी चुके हैं। लेकिन जो इरिगेशन है, इरिगेशन में हमको बहुत इफ़िशियंसी लानी पड़ेगी, क्योंकि हमें अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है, क्योंकि हमारे पास लैंड उतनी ही है। हम टेक्निक का यूज़ करके अच्छी टेक्निक का यूज़ करके ही चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बहुत ज़्यादा हो गई है, लैंड उतनी है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें हर एक चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, लेकिन उसमें इरिगेशन सबसे सुप्रीम नंबर पे आती है। तो दिस इज़ द जनरल इश्यूज, जनरल पॉइंट की जिसकी वजह से हमें इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से और भी पॉइंट हो सकते हैं, जैसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। ठीक है, अब क्या होगा? इरिगेशन की इंपॉर्टेंस पता चल गई, तो भाई अब इरिगेशन हम कितने तरीके से कर सकते हैं? अगेन ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। दो टाइप हो गई यहाँ पे इरिगेशन के। नंबर 1 ट्रेडिशनल मेथड, कि जिसके ज़रिए से हम हमेशा से कर रहे थे, वेल्स, टैंक्स, इनंडेशन कैनाल्स। नंबर 2
मॉडर्न मेथड में ट्यूबवेल, पेरिनियल कैनाल्स, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रे इरिगेशन, फरो इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब एक एक करके सारे प्रोसेस को हम लोग देखेंगे और सारी चीज़ों में देखेंगे उनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और उसका एक अच्छा सा इमेज भी देखेंगे। पहले आप लोग ये इमेज देख लिए, दिस समझ में आ रहा है कुछ? ये क्या है? ये है आपका मेन स्ट्रक्चर, एक है ये वेल। ठीक है, अभी ये हो क्या रहा है इसको मत देखिएगा, ये ट्यूब वेल है, ये होता है ट्यूब वेल आपका। इसमें क्या है, हम लोग इसके अंदर पानी है और पानी को बाहर निकाल के लाएंगे किसी भी तरीके से, ट्रेडिशनल वे में पानी को बाहर निकाल के लाएंगे और निकालने के बाद हम अपने जो खेत वेत हैं उसकी सिंचाई, इरिगेशन उसका करेंगे। ये नॉर्मल मेथड था। अब क्या होता है, पानी जो निकाला जा रहा है, अब वो किस तरीके से निकाला जाएगा? या तो एक पर्सन आदमी, हमने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा, बंदे लोग घसीट होते हैं, बाल्टी से एक आता है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला प्रॉब्लम क्रिएट करता था। फिर आगे चल के हुआ क्या कि इसी चीज़ में थोड़ा सा रिवोल्यूशनरी चेंज आया, ट्यूबवेल का आविष्कार हुआ। ट्यूबवेल ने क्या काम किया, ट्यूबवेल में 2 पाइप लगे हुए होते हैं, एक पाइप आपका बाहर की तरफ होता है और एक पाइप इसका कुएं के अंदर डाल दिया गया। ये काम क्या करता है, ये कुएं के अंदर गया, कुएं के अंदर से कुछ प्रेशर को क्रिएट करके अंदर का पानी बाहर घसीटता और बाहर फेंक देता है। तो जो घसीट के पानी हम लोग ला रहे थे वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई और हमें ज़्यादा क्वांटिटी में पानी कम समय में मिल गया। इट मीन्स ट्यूबवेल की वजह से वेल की इफिशियंसी इंक्रीज हो गई। और अगर ट्यूबवेल ना होता तो वेल वही था, पुराना ट्रेडिशनल वाला हम लोग को फॉलो करते, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती। लेकिन फिर भी बात है कि वेल इरिगेशन है तो इसके कुछ बेनिफिट भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। बेनिफिट क्या है कि भाई ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, गड्ढा खोदा, गड्ढे में जब पानी आ गया, पानी उससे हम लोग निकालने लगे। और दूसरी चीज़ और भी कई फैक्टर है, इनके कुछ बेनिफिट कुछ नुकसान है, उन्हीं के बारे में बस हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग आगे की तरफ स्विच करेंगे। 10 लुक एट दिस। पहला फैक्ट इसमें क्या है, ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं आता। दूसरा, कैन बी डग एनीवेयर वेयर सॉइल इज सॉफ्ट। देखिए ये इसकी एक बेनिफिट है कि ये कहीं पर भी सॉइल अगर सॉफ्ट होगी तो इसको आसानी से डग किया जा सकता है, डिग किया जा सकता है और फिर वहाँ से हम लोग पानी को निकाल सकते हैं। ये इसकी दूसरी एडवांटेज थी। तीसरी क्या है, ट्यूब, यस सर, लेकिन सॉइल सॉफ्ट होगी लेकिन वाटर टेबल लो होगा सर, कैसे हो जाएगा सर? नहीं, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है कि अगर सॉइल सॉफ्ट होगी तो वाटर लेवल कम होगा इसका? सर तो मतलब वाटर टेबल हाई होगा। नहीं, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो लाइन लिखी गई उसका मतलब ये है कि जो सॉइल होगी, अगर सॉइल का मतलब जो अपर लेयर है आपकी वो सॉफ्ट हो, मतलब खोदने में उसको डिग करने में आसानी हो। अगर आप यही वेल को आप साउथ इंडिया में जाके डिग करने लगेंगे तो हो जाएगी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो रॉक है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है, आप वहाँ पे इतनी खुदाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये नॉर्थ इंडिया में ही बेनिफिशियल है बिकॉज यहाँ की जो सॉफ्ट है एज कंपेयर टू साउथ इंडिया सॉफ्ट है, तो इसको आसानी से नॉर्थ इंडिया में कहीं ना कहीं खोदा जा सकता है और आसानी से पानी निकाला जा सकता है। बस इज द मोस्ट पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, ट्यूबवेल कैन इंक्रीज वेल वाटर क्वांटिटी। क्या मैंने बताया था कि अगर हम लोग वेल में ट्यूबवेल लगा देंगे तो ये वाटर की क्वांटिटी जो वेल से हो रही है उसको इंक्रीज कर देगा। ये इसकी मेन एडवांटेज है। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेज क्या है, डिफिकल्ट टू डिग इन हिली रीजन में, और प्लस साउथ इंडियन रीजन में भी इसको डिग करना बहुत प्रॉब्लम करता है। साउथ इंडिया में भी आप इसको डिग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी इसके साथ। दूसरी पॉइंट, अनइवन ग्राउंड कॉजेस प्रॉब्लम। मीन ये है कि हो सकता है कहीं पर वाटर लेवल बहुत हाई हो, कहीं पर बहुत ज़्यादा नीचे हो, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा नीचे होगा तो वहाँ पे तो हालत ख़राब हो जाएगी, कितना गड्ढा खोदें भाई, कब तक जाना पड़ेगा। तो अनइवन वाटर लेवल भी जो होता है वो भी इसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, ये इसके मेन प्रॉब्लम। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है कि अगर हम इसमें ट्यूबवेल लगा रहे हैं तो ट्यूबवेल की एक अलग से कॉस्ट आती है और ये इसको थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी बना देती है। मुझे लगता है कि इसको आप लोग को रटने से बेहतर है कि सिर्फ समझ जाना,
बहुत इजी वे में कि हम लोग कुएं को कहाँ पर खोद सकते हैं, जहाँ पर रॉक सॉफ्ट हो, वहाँ पे नहीं खोद सकते जहाँ पर आपकी हार्ड रॉक होगी। हम हिली रीजन में इसको नहीं खोद सकते, ये इसकी डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, और अगर इसमें ट्यूबवेल लगा देंगे तो ट्यूबवेल के ज़रिए से वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर ट्यूबवेल लगा रहे हो, ट्यूबवेल लगाने की वजह से ये एक्सपेंसिव भी हो जाता है। यही सब एडवांटेज डिसएडवांटेज है, कोई इसमें खास बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं कि जो आपको इसमें कॉन्सेप्ट समझना है। ये पिक्चर थी। अब इसके बाद मूव करते हैं दूसरी चीज़ पे। दूसरा है कैनाल इरिगेशन। कैनाल इरिगेशन प्रीडोमिनेंटली उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में इसके बारे में चीज़ें होती हैं, और इसके बारे में एडवांटेजेस इसके देखेंगे। पहले आप लोग एक इमेज देख लिए, सीधी इमेज, ये क्या दिख रही है, कैनाल। इसमें होता क्या है कि जो आपकी मेन रिवर होती है वहाँ से, कभी कभी मेन रिवर होती है वहाँ से एक पूरा प्रोसेस को काटा जाता है और ये पानी इसके ज़रिए से बहुत बड़ी सी रीजन में पहुँचा दिया। ये कैनाल इरिगेशन है। कैनाल इरिगेशन जाहिर सी बात है, इसमें क्या होता है कि उन रीजन में भी इसके ज़रिए से इरिगेशन हो सकता है कि जहाँ पर बहुत सैंडी एरिया हो। जैसे आपको राजस्थान की लोकेशन पता है, राजस्थान की लोकेशन आप लोग को पता है कहाँ पे, अरावली के, हाँ, तो वेस्ट ऑफ अरावली में मानसून ज़्यादा अच्छा नहीं होता ही नहीं नियरली, ठीक है, बहुत कम वहाँ पे बरसा। तो वहाँ पर अगर इरिगेशन करनी होगी तो क्या करना होगा, तो वहाँ पर जो इरिगेशन करने का प्रोसेस है, वहाँ पर एक नहर को खोदा गया जिसका नाम था इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, इंदिरा गांधी नाम से वो नहर है, और उसकी वजह से बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर एग्रीकल्चर होता है। तो अब आप लोग एक छोटा सा एक होमवर्क लिएगा कि जो इंदिरा गांधी कैनाल है, इंदिरा गांधी कैनाल है, इसका सोर्स क्या है। सोर्स इन द सेंस मतलब कि ये किसी न किसी रिवर को मिलके बनाई गई होगी, कहीं ना कहीं किसी रिवर के साथ इसका अटैचमेंट होगा। तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करिएगा, मुझे इसके बारे में आंसर बताइएगा कि इंदिरा गांधी कैनाल जो राजस्थान को कहीं ना कहीं प्रीडोमिनेंटली फीड कर रही है, तो उसका सोर्स क्या है, कौन सी रिवर के साथ इसका कॉन्ग्लोमरेशन है, ठीक है। मीन टू से इज दैट कि हमने एक रिवर से पानी लिया और पानी लेके उन एरिया में भी हम कैनाल के जरिए से इरिगेशन कर सकते हैं जहां पर मॉनसून एकदम नहीं पहुंचता, जस्ट लाइक राजस्थान। वहां पर बेस्ट एग्जांपल इंदिरा गांधी कैनाल है, जिसके बारे में आपको कुछ बताना है। अब इसके कुछ बेनिफिट हैं, जैसे कि सैंडी एरिया में जहां पर नहीं होता था उसके जरिए से वहां पर हम लोग एग्रीकल्चर इरिगेशन भी कर रहे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। जब ये कैनाल होती है तो कैनाल की वजह से वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जब वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, कुछ कुछ जगहों पे अननेसेसरी वे में हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी से इरिगेशन किया करते हैं, जितनी पानी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा मैंने पानी भर दिया। तो जब एक जगह पर बहुत ज़्यादा पानी एक इकट्ठा हो जाता है तब उसको हम लोग बोलते हैं वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग इशू। अब वाटर लॉगिंग इशू होने का मतलब एक जगह पे बहुत सारा पानी जब इकट्ठा हो जाए तब उसकी अलग प्रॉब्लम होती है। वाटर लॉगिंग हो जाएगी तो सपोज क्या होता है कि जो इसके न्यूट्रिएंट होते हैं वो पानी के साथ नीचे लीच कर जाते हैं, ऊपर सॉल्टी सॉल्ट रह जाता है। तो जो आपकी जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो मीन टू से ये है कि कैनाल के अगर कुछ बेनिफिट हैं तो इसी तरीके से कुछ उसके नुकसान भी हैं। अब इन्हीं चीज़ों को हम लोग पॉइंट में देख लेंगे, ठीक है। यस फरो इरिगेशन जो होती है वो एक ही फील्ड में हम फरो छोटे छोटे से बैरियर बना देते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी सी फील्ड है उसमें आप एक साथ अगर पानी डालेंगे तो उसमें कई प्रॉब्लम हो सकती है। सपोज दैट पानी ज़्यादा बरस गया तो बहुत सारा ऊपर की सॉइल बह जाएगी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बड़ी सी फील्ड को छोटे छोटे से सेगमेंट में बांट देते हैं। अभी मैं उसका इमेज आपको दिखाऊंगा और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। छोटे छोटे से हिस्से में बांट करते तो वो फरो कहलाती है। कैनाल का मतलब है उसमें हम फील्ड को नहीं बांटते, हम एक रिवर के जरिए से एक पर्टिकुलर एक कैनाल एक चैनल निकालते हैं और उसके जरिए पूरे रीजन को हम लोग कहीं ना कहीं इरिगेट करते हैं। तो कैनाल पूरे रीजन को इरिगेट कर रही होती है, फरो एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में बात हो रही होती है। अभी उसके बारे में देख लेंगे, ठीक है। एडवांटेज हम लोग की कैनाल इरिगेशन की क्या है, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर होता है। दूसरा, सैंडी एरिया कैन आल्सो बी इरिगेटेड जस्ट लाइक राजस्थान। राजस्थान में हम लोग इरिगेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेडिमेंट ब्रिंग बाय द कैनाल मेक एरिया टू फर्टाइल।
मतलब कि जो आपका क्या नाम है, जो कैनाल होती है वो भी कहीं ना कहीं पूरे जिस रीजन से जा रही होती है वहाँ से कहीं ना कहीं वो सेडिमेंट लेके जा रही होती है, और जहाँ पर वो सेडिमेंट को डिपॉजिट करती जाती है वो एरिया फर्टाइल होता भी जाता है और न्यू एल्यूवियम बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, खादर। ठीक है, न्यू एल्यूवियम भी उससे बनता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? इफेक्टिव इन प्लेन्स एरिया जनरली ये प्लेन एरिया में ही इफेक्टिव होती है, साउथ इंडिया में इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। अरे साउथ इंडिया में हम इतनी लंबी कैनाल खोद ही कहाँ पाएंगे, इतने हार्ड रॉक्स है उसकी। तो ये सब जनरली कहाँ पे इफेक्टिव होती हैं? सिर्फ और सिर्फ प्लेन एरियाज में, ना ही हिली रीजन में ये इफेक्टिव हो पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके के कैनाल को बनाया ही नहीं जा सकता। तो ये इफेक्टिव सिर्फ और सिर्फ प्लेन एरियाज में, यही इसकी एक डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? एक्सेसिव वाटर क्रिएट्स एल्कलाइन प्रॉब्लम, जो मैंने अभी आपको बताया कि न्यूट्रिएंट्स सब नीचे चले जाते हैं और जो सॉइल की होती है वो एल्कलाइन हो जाती है और सॉल्ट उस पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम, जिसकी वजह से एल्कलिनिटी की इशू होती है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? अब जो ये कैनाल्स होती हैं ये दो तरीके की होती हैं, एक होती है इनंडेटेड कैनाल और एक दूसरी कौन सी होती है? पेरिनियल कैनाल। ऐसी कैनाल कि जिसमें पानी जो होता है वो सीजनली होता है, कभी कभी ख़त्म भी हो जाएगा, कभी कभी रहेगा, तो वो जो होती है वो इनंडेटेड कैनाल है। और जो दूसरी वाली होती है पेरिनियल, मतलब इसमें पानी हमेशा हमेशा रहता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पेरिनियल रिवर पढ़ी होगी, तो इसी तरीके से रिवर भी दो तरीके की होती हैं, आप लोग इसके बारे में देख चुके हैं। ठीक है, तीसरे नंबर का मेथड आता है टैंक इरिगेशन। अब टैंक इरिगेशन क्या है? टैंक इरिगेशन जनरली कहाँ पे पाया जाता है? साउथ इंडिया में। टैंक इरिगेशन आपका साउथ इंडिया में पाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वेल साउथ इंडिया में खोदना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वहाँ पे जब वेल नहीं है तो हम लोग ट्यूबवेल का भी इस तरीके से यूज़ नहीं करते, उसी तरीके से हम लोग वहाँ पे कैनाल भी नहीं कर सकते। तो वहाँ पर इरिगेशन तो करनी है ना हमको, तो हमने उसी रीजन के अकॉर्डिंग कोई एक सोल्यूशन निकाला। वो सोल्यूशन क्या था? टैंक इरिगेशन। उसमें क्या होता था, जो नेचुरल डिप्रेशन थे, नेचुरल गड्ढे वड्ढे थे ना, हमने क्या किया, उसी के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और उसको एक तालाब के फॉर्म में बना दिया। मतलब एक छोटा सा गड्ढे टाइप का रीजन बनाया और उसी में वाटर हार्वेस्ट करते चले गए, वाटर डिपॉजिट होता चला गया, और जब हमें ज़रूरत लगी तब हमने उसमें से वाटर निकाला और फिर उसको इरिगेशन कर लिया। तो वो टैंक कैनाल क्यों हुआ? हमको यहाँ पर उसको डिग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने नेचुरल डिप्रेशन का यूज़ किया और उसमें थोड़ा बहुत अपनी अकल लगाई और उसको एग्रीकल्चर के लिए वाटर उसमें स्टोर कर लिया, और जब ज़रूरत पड़ी हमने उसमें से पानी निकाल के इरिगेशन कर ली। अब इसका एक एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। यस, हाँ, ये इसकी डिसएडवांटेज है, अभी आप बताएंगे, पहले इसको देखिए। आपको दिस इज योर टैंक इरिगेशन के लिए जो टैंक बनाया जाता है, बनता है, वो यही है। अब इसको स्पेसिफिकली तो बहुत छोटे से एग्जाम्पल है, कई और भी एग्जाम्पल है। मेन क्या था, ये गड्ढा ऑलरेडी था, इसको बस हमने चारों तरफ से कुछ ऐसा प्रोसेस बनाया कि पानी इसमें कुछ देर के लिए स्टोर हो सके। हम मेंटेनेंस थोड़ी सी की, पानी इसमें स्टोर हो गया, जब हमें एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरत होगी तब हम इसमें से पानी निकाल लेंगे। अब इसके कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। क्या क्या फ़ायदे, क्या क्या नुकसान है, देख सकते हैं। फायदा इसका क्या है कि नेचुरल डिप्रेशन सो इनएक्सपेंसिव, मतलब कि नेचुरल डिप्रेशन जो होती है, नेचुरल जो गड्ढे बने हुए होते हैं वहाँ पे, उन्हीं का हमने यूज़ किया, इस वजह से ये इनएक्सपेंसिव है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। दूसरा पॉइंट, ड्यू टू द अनइवन रेनफॉल इट इज़ टू बेनिफिशियल, क्योंकि हमको पता है रेनफॉल बहुत अनइवन है और इसी की वजह से ये बेनिफिशियल ज़्यादा हो रही है, ये इसका बेनिफिट है। तीसरी, वेल और ट्यूबवेल्स नॉट पॉसिबल इन दिस रीजन, क्योंकि हमको पता है ना ही वेल पॉसिबल है, ना ही ट्यूबवेल पॉसिबल है और ना ही आपका कैनाल पॉसिबल है, तो भाई यहाँ पर हमको इसी को यूज़ करना पड़ेगा, यही इसकी बेनिफिशियल है। डिसएडवांटेजेस क्या है? ड्यूरिंग ड्राई सीजन टेक बिकम ड्राई, जो टैंक होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? इवेपोरेशन की वजह से। ड्राई सीजन में क्या होता है? इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन की वजह से पानी ऊपर चला जाता है और जो आपके टैंक होते हैं वो कहीं ना कहीं ड्राई हो जाते हैं। नेक्स्ट, सॉरी, कवर्ड, हाँ डेफिनेटली नहीं, इससे हम लोग इवेपोरेशन के रेट को कम कर सकते हैं। सपोज दैट मानिए कि जैसे आपके पास एक कोई बोल है, यू नो बोल मतलब कुछ लोग बाउल प्रोनाउंसिएट करते हैं, बोल है, अब आप उसको कवर कर दीजिए और धूप में रख दीजिए, चाहे जितना आप कर दें वहाँ से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, चाहे आप जितना करें। हाँ, ये कि थोड़ी इसकी स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन एवेपोरेशन प्रोसेस ज़रूर होगा, बिकॉज हीट अपना काम करेगी ही करेगी। बट वो अगर आप कवर करेंगे तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। ऑल्दो इरिगेशन अगर किसी को करनी होगी तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, लेकिन एवेपोरेशन को रेट को
थोड़ा सा डिम किया जा सकता है, कवर से हो सकता है। यस, सर इसको डेजर्ट वाली रीजन में कर सकता है? किस चीज़ में? डेजर्ट वाली डेजर्ट नहीं, डेजर्ट में तो आप वेल भी नहीं कर सकते, डेजर्ट में इसको नहीं किया सब ड्राई। ऑलरेडी वहाँ की जो सैंड होती है ना वो सैंडी होती है, बोला कि जो वहाँ की सॉइल है वो सैंडी है। अब वो सैंडी सॉइल क्या करती है, अपने यहाँ एब्जॉर्ब करती है वाटर को बहुत ज़्यादा, तो जितना पानी डालते जाओगे वो एब्जॉर्ब होता चला जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है वहाँ पे टैंक वहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या है कि ऑक्यूपाई, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ऑक्यूपाई लार्ज एरिया विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर एरिया। ये इसकी डिसएडवांटेज है कि ये जो टैंक होते हैं बड़े बड़े लार्ज एरिया में बनाए जाते हैं, और अगर यही जो टैंक हैं अगर हम लोग इनको एग्रीकल्चर फील्ड में कन्वर्ट कर दें तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो इनका जो लार्ज एरिया होने की वजह से ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर फील्ड में कमी आ जाती है। लेकिन ये बस ये इसका एक मेजर डिसएडवांटेज भी है कि जैसे अगर नॉर्थ इंडिया में देखें तो वेल को करने के लिए कितना सा जगह चाहिए थी, एकदम छोटी सी जगह चाहिए होगी, कुछ स्क्वायर फीट है, लेकिन इसको करने में बहुत बड़े बड़े से रीजन की ज़रूरत होती है। तो ये भी एक इसकी एडवांटेज है कि बहुत बड़ी एग्रीकल्चर जो फील्ड होती है वो टैंक में ही कन्वर्ट हो जाती है। तो भाई एग्रीकल्चर हम करेंगे कैसे, ठीक है, तो इसकी डिसएडवांटेज आती है। तीसरी क्या है कि इवेपोरेशन टेक्स प्लेस मच ईजली। पानी जाहिर सी बात है चूँकि आप इवेपोरेशन इसमें बहुत ईजिली हो जाता है, जिसकी वजह से ये ड्राई हो जाते हैं। रैंक इसको देख सकते हैं, ये सब कुछ चीज़ें हैं। अब एक चीज़ हमको बताइए, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, जैसे सपोज दैट मैंने बोला था, एक बोला था वेल, एक बोला था ट्यूब वेल, एक बोला था कैनाल, और एक बोला है टैंक, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ट्यूबवेल एक मशीन है, ट्यूबवेल एक मशीन है, एक इंस्ट्रूमेंट है, तो ये कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मेथड में जनरली नहीं आएगा, ये मॉडर्न मेथड में आ रहा है। ट्यूबवेल और वेल में डिफरेंस क्या हो रहा है, कुछ डिफरेंस आप लोग को दिख रहा है ट्यूबवेल और वेल में? ट्यूबवेल नीचे से पंप करते रहेगा कंटिन्यूअसली और उससे हम सारे प्लांट लगातार डाल। हाँ, कुछ इसी तरीके का होता क्या है, जो वेल होता है, हाँ ठीक है, बहुत सही है। असल में जैसे वेल होता है, वेल की जो डेप्थ होती है वो बहुत ही लिमिटेड है, मतलब एक लिमिट के बाद आप वेल को नहीं खोद सकते। लेकिन हम ट्यूबवेल में क्या होता है, ट्यूबवेल के दो काम है। पहला काम क्या है कि कहीं पर पानी हो उसको वहाँ से प्रेशर के जरिए से घसीटेगा और एक डेजिग्नेटेड जगह पर पहुँचा देगा। एक काम ट्यूबवेल का ये भी होता है। एक दूसरा काम ये होता है कि हम कुछ एक मैकेनिज्म ऐसे करते हैं कि बड़े जो खूब मोटे मोटे से पाइप होते हैं उनकी बोरिंग की जाती है। बोरिंग इन द सेंस उनको बहुत गहराई में भेजा जाता है, एकदम वाटर लेवल तक नीचे भेज दिया जाता है, और फिर उसके अंदर से वाटर रेगुलर बेसिस पे हम लोग आर्टिफिशियली वे में बाहर निकालते हैं और डेजिग्नेटेड जगह पे भेजते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक जगह पर पानी कहीं पे इकट्ठा है, जैसे कि वेल में इकट्ठा था, उसकी क्या इशू था कि वो उसकी जो डेप्थ होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, उसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर होता है। लेकिन जो ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल को दूसरा तरीका हम लोग जैसे यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, हम लोग एक पर्टिकुलर लोकेशन देखते हैं और वहाँ पर बोरिंग करते हैं। बोरिंग का मतलब क्या होता है, हम लोग बड़े बड़े से पाइप को उसमें कुछ मैकेनिज्म ऐसे घुमा घुमा के किया जाता है, वो पाइप नीचे डाले जाते हैं, और वो जब पाइप नीचे डाले जाते हैं फिर ट्यूबवेल का यूज़ करके उस पाइप के जरिए से वाटर को प्रेशर करके ऊपर की तरफ घसीटा जाता है एंड देन डेजिग्नेटेड जगह पर पहुंचाया जाता है। तो मीन टू से कि ट्यूबवेल जो है वो दो तरीके से काम कर रहा है। उसको हम लोग डीप बोरिंग करने के बाद एकदम वाटर लेवल से पानी को निकालकर, और इसमें इसकी जो वायबिलिटी होती है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कहीं ना कहीं वेल से ज़्यादा होती है, ऑल्दो कहीं ना कहीं बेहतरी है। तो ये कुछ मेथड थे जो कि ट्रेडिशनल वे में थे। अब हम लोग कुछ मेथड आएंगे जो कि मॉडर्न मेथड में। अब क्वेश्चन यही आ रहा है कि मॉडर्न मेथड की ज़रूरत ही क्या पड़ी, क्या ज़रूरत थी मॉडर्न मेथड? हाँ ठीक है, जल्दी करने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, और हाँ, और जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी ट्रेडिशनल मेथड के साथ, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो प्रॉब्लम ट्रेडिशनल मेथड के साथ क्या हुई थी, कुछ बता सकता है कोई, एनीवन? वाटर शॉर्टेज। हाँ, वाटर शॉर्टेज,
हाँ, वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम, इवेपोरेशन की प्रॉब्लम, एक्सेसिव फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, फर्टिलिटी में इम्बैलेंस आना, ये सब प्रॉब्लम, ऐसे दीगर कई प्रॉब्लम। सॉरी, कम अगेन। हो डेफिनेटली हो सकती है, जैसे ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल के जरिए से भी हो सकती है, लेकिन इस प्रॉब्लम को एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल वन थोड़ा सा कम किया जा सकता है। जैसे इवेपोरेशन की प्रॉब्लम कब होगी, जब बहुत एक्सेसिव वाटर हो, हम उस एक्सेसिव वाटर को यूज ही ना करें, हम एकदम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर को एकदम डेजिग्नेटेड जगह पे पहुंचाएं। जैसे एक पेड़ है, सपोज दैट दिस, ये एक पेड़ है, जैसे आप लोग को शायद दिखाई दे रहा हो, ये एक पाइप आया है और पाइप एक अंदर गया हुआ है। ये पाइप एक पेड़ की, हाँ, पाइप एग्जैक्टली जो पेड़ की जड़ में गया हुआ है। अब जड़ में जाने के बाद जितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है ना, उतना ही डाला जा रहा है इसमें, जितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। तो इससे क्या हुआ, जब एक्सेसिव वाटर सॉइल के ऊपर रहेगा ही नहीं तो इवेपोरेशन कहाँ से होगा। अब एक्सेसिव वाटर की वजह से इवेपोरेशन बचेगा। दूसरी चीज़, एक्सेसिव वाटर की वजह से वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम हो रही थी, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही थी, लीचिंग प्रोसेस हो रहा था, वो भी तो कम हो गया। तो इवेपोरेशन कम हुआ, हमने कम फर्टिलाइजर का यूज़ किया, हमने अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन कर लिया। ये सब बेनिफिट हो रहे थे, लेकिन इसकी भी डिसएडवांटेज है। क्या एक डिसएडवांटेज है? बहुत एक्सपेंसिव। अब आप देखिए, पेड़ कम दिख रहे हैं, हमको लग रहा है इसमें पाइप ज़्यादा दिख रहे हैं, दिख रहा है ना, तो ये बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन इसकी यही सब फीचर है। ये आपकी ड्रिप इरिगेशन कहलाती है। ड्रिप इरिगेशन में होता क्या है कि आपकी जो प्लांट है, प्लांट की रूट के अंदर एक ड्रिप के जरिए, वॉल के जरिए से वाटर, फर्टिलाइजर, इन सब चीज़ों को पहुंचाया जाता है। इससे इवेपोरेशन, फर्टिलाइजर और सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के बारे में बात होती है। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और ये हर जगह अप्लीकेबल भी नहीं होता, सबके लिए अवेलेबल भी नहीं होता। ठीक है, यही सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं कि ड्रिप इरिगेशन एग्जैक्टली होता क्या है कि रूट ऑफ द प्लांट को डायरेक्टली एंड स्लोली एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर पहुंचाया जाता है, जितना नीड होती है। बेनिफिट इसकी क्या है? इट सेव वाटर एंड फर्टिलाइजर। यस सर, पाइप की क्वालिटी भी अच्छी हुई है सर, पाइप में टूट सकता है। हाँ, टूट सकता है। दूसरी चीज़, उसमें आपने जंग का प्रोसेस भी तो जो होता है तो वो भी लग सकता है। मतलब इसमें कई मतलब इसी वजह से तो ये एक्सपेंसिव है। ऐसा नहीं कि हमने एक बार लगा दिया और फिर ख़त्म। अगर हम प्लास्टिक को यूज़ करेंगे तो प्लास्टिक की भी एक प्रॉब्लम होती है कि प्लास्टिक की वजह से पोल्यूशन भी होने लगता है, सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब होगी। मीन टू से इज़ दैट कि अगर इसके कुछ बेनिफिट हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। हमको स्टेप वही लेना चाहिए कि जिसमें हम बेनिफिट इतने हों कि हम अपने नुकसान को कम से कम कर सकें। ठीक है, अब्राहम लिंकन का ये कोट भी है। बहरहाल ड्रिप इरिगेशन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये क्या दिख रहा है? स्प्रिंकल इरिगेशन। स्प्रिंकल है या कभी कभी इसको स्प्रे भी बोलते हैं, मोस्टली दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन हमने डिजिग्नेट दोनों किया है। इसमें क्या होता है कि ड्रिप इरिगेशन में जैसे एक पेड़ की जड़ में हम लोग पानी पहुंचा रहे थे, हमने कहा भैया इतना हमसे नहीं हो पाएगा, इतना हमसे नहीं हो पाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने पूरे खेत में ऐसे पाइप लगाए हुए हैं। ठीक है, ऐसे पाइप लगा हुआ है, यहाँ पे पाइप लगा हुआ, यहाँ पे पाइप ऐसे लगा हुआ है, और इन पाइप को नीचे से भी कर लो, एकदम सब जुड़े हुए हैं, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो हमने मेन जो स्विच था उसको ऑन किया, और ऑन करने के बाद जो ये सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, ये पॉइंट, यहाँ पर थोड़ा सा हाई प्रेशर के साथ एक वॉल्व लगे होते हैं। जब इनके अंदर पानी हमने वहाँ से ऑन किया, पानी सब जगह पहुँचा, तो प्रेशर के साथ घुमा करते हैं, ऐसे से घुमा करेंगे और इसमें से पानी निकला करता है, और पानी निकला करता है, और ये एक रेंज में इरिगेशन को कर देते हैं, मतलब एक रेंज में तक ये पानी को पहुँचा देते हैं। तो इससे हो क्या रहा है? पहली बात, जो हमने ड्रिप इरिगेशन में इतना सारा मैकेनिज्म यूज़ कर, इतने सारे पाइप यूज़ किए थे, वो सारा खर्चा बचा। एक पाइप के ज़रिए से हमने कई वॉल को कनेक्ट कर दिया और उसी के ज़रिए से हम इरिगेशन कर रहे हैं, उस एक्सपेंसिव पड़ने की खर्चा कम हुआ। दूसरी चीज़, जो हम लोग वेल इरिगेशन के ज़रिए से या टैंक या ट्यूबवेल के इरिगेशन के लिए बहुत सारा पानी फेंक रहे थे, बहुत सारा पानी, उतना पानी भी अब यूज़ नहीं हो रहा। बट ये है कि ड्रिप इरिगेशन से थोड़ा पानी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ड्रिप इरिगेशन से थोड़ी सी ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये ड्रिप इरिगेशन के रिस्पेक्ट में ये कम एक्सपेंसिव है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रोसेस होता है। इसमें अच्छे अमाउंट में वाटर भी पहुंच जाता है, अच्छे अमाउंट में फर्टिलाइज़र भी पहुंच जाते हैं, सॉइल भी ज़्यादा नहीं ख़राब होती है, और सॉइल की फर्टिलिटी भी ज़्यादा मेंटेन रहती है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये आपका स्प्रिंकल कहलाता है। इसमें क्या होता है, बस इसकी एक डेफिनेशन दी हुई, वो आप देख लिए। इट सप्लाइज द वाटर टू द प्लांट यूनिफॉर्मली
थ्रू आ नोजल फिटेड इन आ पाइप। एक पाइप में नोजल फिट होता है जिसके जरिए थ्रू आउट किया जा सकता है। बेनिफिट क्या है? अगेन ये वाटर वेस्टेज को कम करता है और फर्टिलाइजर की जो यूज होता है उसको भी कम करता है। वाटर वेस्टेज को कैसे कम करता है? एज कंपेयर टू वेल, टैंक एंड कैनाल इरिगेशन वाटर वेस्टेज कम होता है, बट एज कंपेयर टू ड्रिप इरिगेशन इसमें वाटर वेस्टेज ज़्यादा होता है। ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कंपैरिजन अगर आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट ऑल्सो रिड्यूसेस द इवेपोरेशन रेट। अगेन इसको भी कंपेयर है कैनाल, वेल, ट्यूबवेल की रिस्पेक्ट में ये जो इवेपोरेशन है उससे तो कम होगा, लेकिन ड्रिप इरिगेशन के रिस्पेक्ट में जो इवेपोरेशन है वो इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था? स्प्रिंकल इरिगेशन। नेक्स्ट वन आते हैं, ये है भैया आपका फरो इरिगेशन। कुछ समझ में आ रहा है इसमें? फरो इरिगेशन, जैसे अभी किसी ने पूछा था कि सर कैनाल इरिगेशन और फरो इरिगेशन में क्या फ़र्क है? जो कैनाल इरिगेशन होती है वो एक पूरे रीजन को, जैसे राजस्थान एक रीजन है, वो एक पूरे रीजन को इरिगेट करते हुए चलती है। इसमें क्या होता है हम यस सॉरी कम अगेन। वो किसी भी जगह से हो सकता है। फरो में जो होता है हो सकता है अगर आपके पास कैनाल होगी तो कैनाल से भी आ सकता है, अगर आपके पास ट्यूबवेल होगा तो ट्यूबवेल के जरिए से भी आ सकता है। इसमें होता क्या है, देखिए प्रॉब्लम क्या होती है बताऊं। जैसे ये पूरी फील्ड है, मान लीजिए इसमें कुछ नहीं है, हमने फरो नहीं बनाई हुई है, मतलब ये जो खांचे बने हुए वो हमने नहीं बनाए, तो होगा क्या? सपोज हम ट्यूबवेल के जरिए से इसमें इरिगेशन कर रहे हैं। इरिगेशन जब हमने ट्यूबवेल के जरिए से की तो हम यूनिफॉर्मली हर जगह पानी पहुंचाएंगे? हम चाहेंगे ना एक एक कोने पे पानी पहुंचे, यही तो होगा। अब सपोज हमने ट्यूबवेल से पानी पहुंचा दिया और पानी इत्तेफाकन मान लीजिए कि बरसात भी हो गई, तो पानी तो था ही ऑलरेडी, ऊपर से बरसात भी हो गई, तो पानी बहुत ज़्यादा खेत में एक साथ नहीं आ जाएगा। और जब पानी बहुत ज़्यादा एक साथ खेत में आ जाएगा तो भैया आप क्या प्रॉब्लम आएगी कि कहीं वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम ना हो जाए, तो वो एकदम ख़राब कर देगा। तो हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से काटना चालू करेंगे उसको साइडों से कि भाई पानी। जैसे इस इमेज को देखिए, जैसे मान लीजिए खेत है, हमने विदाउट एनी चीज़ें हर जगह पानी पहुँचा दिया, यहाँ पानी पहुँच गया, ठीक है, पानी हर जगह पहुंच गया, हर जगह पानी पहुंच गया। अब इत्तेफाकन पानी बहुत ज़्यादा बरस भी गया तो ये और ज़्यादा इसमें पानी हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा पानी हो गया। तो जैसे ही इतना पानी भरेगा तब हमारे प्रॉब्लम है, अरे भाई पानी को ख़त्म करो, कहीं वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी तो सॉइल की फर्टिलिटी तक भी खराब हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पानी निकालेंगे, यहाँ से पानी निकालने की कोशिश करेंगे, जहाँ जहाँ से मौका मिल पाएगा यहाँ से पानी निकालने की कोशिश करेंगे, यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। तो कहा गया कि जब आएगा उससे पहले कोई सिस्टम ना कर लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि हमने खेत को छोटे छोटे से हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब मैक्सिमम पानी अगर स्टोर होगा तो इसके बीच में होगा, यहाँ से पानी स्टोर हुआ, इस वाली नाली में आया, यहाँ से बाहर होके निकल गया। मतलब एक बैलेंस और एकदम एडिक्वेट, जितना नीड होगी ना उतना ही पानी हम यूज़ करेंगे। जो एक्सेसिव वाटर होगा वो अपने आप निकल जाएगा बह के बाहर की तरफ। इससे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी, सॉइल इरोजन से भी बचेंगे, क्योंकि हमने देख रहे ना एक साथ। अब एक चीज़ और भी है कि पानी जब अगर सपोज ये पूरा सिर्फ एक खेत होता तो पानी बहता ना तो पूरी सॉइल के ऊपर का इरोजन भी करते हुए ले जाता, लेकिन बहुत से बहुत अब यहाँ पे इसमें कोई सॉइल इरोजन होगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं तो वो मजबूती से पकड़े हुए हैं। लेकिन अगर ये एक साथ ही तो उसका पानी का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा इरोजन भी करेगी, एल्केनिटी भी कहीं ना कहीं, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी भी कम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। किस वजह से? अगर ये एक ही खेत आता, हमने खेत को डिवाइड कर दिया, फरो बना दिए इसमें। अब इससे बहुत से हमको बेनिफिट हो जाएंगे। बात क्लियर सबको? यस। देखिए कहीं ना कहीं हम ये तो नहीं बोल सकते बेस्ट मेथड हो सकता है, इसके भी अपने अपने वो हैं। क्योंकि अब देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है। अब इसका डिसएडवांटेज एक, आप अच्छा एक बताइए इसका डिसएडवांटेज क्या है इस इमेज को देखने के बाद? इसमें भी अगर जल्दी से नहीं पानी इवेपोरेशन रेट बढ़ेगी। हाँ एकदम बढ़ेगा, इवेपोरेशन रेट बढ़ेगा। और क्या और डिसएडवांटेज हो सकता है इमेज को देखने के बाद? देख के बताइए। बहुत बहुत इजी सा है, एकदम सामने इमेज है, सामने इमेज है, आप बता सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं आप लोग। मैं हट जाऊं। चलिए मैं बताता हूं। देखिए अभी आप लोग कहेंगे हाँ सही बात, ठीक है। बहुत सारी रियल में एग्रीकल्चर फील्ड पानी को मैनेज करने में खत्म हुई जा रही है, नियरली आधी फील्ड।
देख रहे हैं ना, जितने बड़े में, जैसे ये एक स्ट्रिप है ना, इस स्ट्रिप पे जितनी चीज़ बोई गई है, हम यहाँ पर भी तो बो सकते थे, यहाँ पर भी तो बो सकते थे, यहाँ पर भी तो बो सकते थे, यहाँ पर भी तो बो सकते थे। नहीं समझ में आई बात? मतलब कि हमारी फरो इरिगेशन की वजह से कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी कम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हम बहुत बड़ा जो पोर्शन है, बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का पोर्शन है, उसको पानी को मैनेज करने में निकाले दे रहे हैं। बात क्लियर है ना? सामने आपके दिख रहा है, कुछ दूर की बात नहीं है। इस रीजन में भी तो हम एग्रीकल्चर की चीज़ों को बो सकते थे, यहाँ भी तो बो सकते थे, इसी तरीके से पूरी फील्ड में है। तो नियरली आप मान लीजिए कि अगर ये 100 है, टोटल 100 स्क्वायर फीट है, तो उसमें से लगभग 60 स्क्वायर फीट में अगर एग्रीकल्चर की जा रही है, तो 40 में पानी को मैनेज करने के लिए काम किया जा रहा है। अगर कुछ बेनिफिट हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इसके, ठीक है। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, जो उस रीजन में उस पर्टिकुलर लोगों के लिए वाइबल हो। अब ये अगर एक आदिवासी इलाके में जाएंगे तो वो कुछ और तरीके का यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन अगर किसी मॉडर्न आप रीजन में जाएंगे जहाँ पर जिनके पास बहुत कोई काश्तकार ऐसे हों जिनके पास बहुत पैसा हो, तो वो ड्रिप इरिगेशन भी यूज़ करते हैं। इवन बहुत अच्छे तरीके से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट वाला प्रोसेस भी कन्वर्ट करते हैं वो। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पता है आप लोगों को? जिसमें क्या होता है ना कि है, उसमें क्या प्रोसेस आप लोग को आई होप कि पता ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कि उसमें एक पूरा सिस्टम ही बनाया जाता है ऐसा पूरा कवर करके कि उसके अंतर्गत एकदम जितनी नीड हो उतनी ही सन रेजेस आए, उतनी ही हमको हीट मिले, ताकि हमारा प्रोडक्शन अच्छे तरीके से हो सके। तो बात समझ में आ रही है कि अगर हर एक चीज़ के बेनिफिट है तो कुछ नुकसान भी इसके हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्रीकल्चर का प्रोसेस था। फरो इरिगेशन डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है कि फरो आर डग बिटवीन द रोज ऑफ द क्रॉप्स एंड वाटर इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इंटायर फील्ड। इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब इसके बाद ये इमेज अगेन फिर से आ गई स्प्रे इरिगेशन वाली, सब कुछ सेम ही है, कुछ इसमें एक न्यू बात नहीं बतानी है, ये सब चीज़ हो गई। ये आपका था वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन के बारे में, ठीक है। तो ये चैप्टर भी नियरली कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे मैंने आप लोग को बताया था एक दो चीज़ें, तो उसको मैं कवर कर दूंगा क्वेश्चन के ज़रिए से। जैसे आप लोग को मैंने बताया था IUCN की रेड डेटा बुक, याद है किसी को? यस सर। रेड डेटा बुक थी, इसमें हम लोगों ने कैटेगरी डिफाइन की थी। ये सब कुछ चीज़ें हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करना है मुझे बाकी है और इस चैप्टर में। और सॉइल रिसोर्सेज पढ़ चुके हैं। नेचुरल वेजिटेशन हम लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा है अभी इसमें? नेचुरल वेजिटेशन नहीं पढ़ा है? नेचुरल वेजिटेशन मतलब फॉरेस्ट के बारे में जो बात हो रही है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, आई थिंक ये पढ़ चुके हैं हम लोग। अभी नहीं हुआ है शायद वो, ठीक है। तो कहने का मीन ये है कि ये चैप्टर नियरली कंप्लीट हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन हम लोग जब करेंगे तो उसमें चीज़ें हम लोग कवर अप कर लेंगे। और एक जो फैक्ट जो अभी शुरुआत में हुई थी कि आप लोगों को लगेगा कि ये सब चीज़ नहीं हुई है या रह गई है, तो उसकी एक लिस्ट बना के मुझे दे दिएगा, मैं उस पर एक डेडिकेटेड क्लास अलग से बना दूंगा, ताकि आप लोग की एक चीज़ आप लोग की कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन पेपर में आप लोग को कुछ ऐसा ना लगे ये पढ़ा हुआ नहीं है, ओके। तो फिलहाल के लिए आज यहीं तक रखते हैं, आप लोगों का क्लास कंप्लीट हो चुका है, बाइंड अप करते हैं, बाकी की क्लास नेक्स्ट टाइम पे होगी, ओके। थैंक यू क्लास। कोई क्वेश्चन है किसी का? एनीवन? कोई का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, कोई नहीं है, चलिए ओके। थैंक यू क्लास, सी यू सून, माय प्लेजर।